और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7th एपेक्स एनकोड मीटिंग की अध्यक्षता की है और सीधे आपको ले चलते हैं। चलाकर हमने 130 करोड़ लोगों को संकल्पित भी किया है। इसके लिए हर क्षेत्र के अंदर काम करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है, आर्थिक क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है, समाज जीवन के पिछड़े हुए सभी वर्गों को आगे ले जाने का भी काम करने की जरूरत है, सीमाओं की सुरक्षा की भी जरूरत है और बाहरी सुरक्षा की भी जरूरत है। अंतरिक्ष में भी हमें बहुत आगे बढ़ना है। हमने नई नई टेक्नोलॉजी के बड़े हब और शिक्षा के केंद्र यहां बनाने हैं, परंतु ये सब होने के बावजूद भी अगर हमारी आबादी को, हमारे युवा पीढ़ी को हम ड्रग्स से मुक्त नहीं करते हैं तो ये लक्ष्य हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अंततोगत्वा मैं इतना कहना चाहता हूं कि ड्रग की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है और हम सब ने इसको गंभीरता के साथ भी लड़ना है और प्राथमिकता के साथ भी लड़ना है, सीरियसली भी लड़ना है और प्रायोरिटी के साथ भी लड़ना है। मैं जानता हूं आप सभी यहां ऑनलाइन जुड़े हैं और यहां बैठे हैं, इनके पास अनेक प्रकार के काम हैं। इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ये है, मगर मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि छोटे से हिस्से को सर्वोच्च प्राथमिकता, सर्वोच्च प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक ये लड़ाई हम नहीं जीतेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा संकल्प है। नशा मुक्त भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प, ये बहुत बड़ा संकल्प है। चैलेंज भी है और लक्ष्य भी है, मगर साथ में सबसे बड़ा मौका भी है। और मौका क्या है? मौका ये है, एक ऐसे जंचर पर हम जागरूक हुए हैं, अगर डट कर लड़े, मिलकर लड़े और संकल्प के साथ लड़े तो ये लड़ाई हम जीत भी सकते हैं। पश्चिम के कई देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। कई बार मुझे भी सब लोग कहते हैं कि वहां पर इसको क्रिमिनल ऑफेंस से हटाया गया है। मैंने इसका बारीक अध्ययन किया है। ये क्रिमिनल ऑफेंस के हटाने का उनका कदम ये मानवता की दृष्टि से नहीं है, लिबरल और लीनियंट अप्रोच के कारण नहीं है। उनकी जेलों में इतनी क्षमता ही नहीं बची है कि सभी को अंदर रखते, उनके लिए मजबूरी हो गई। हम ऐसे जंचर पर है कि हमें इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को फिर से एक बार बड़े आग्रह से कहता हूं कि आपके व्यस्ततम कार्यों में और व्यस्ततम कार्यों की सूची में ड्रग के खिलाफ की लड़ाई को प्रायोरिटी में लड़ें। और सबके फोकस कार्य अलग है, मुझे मालूम है। यहां वित्त विभाग बैठा है, ईडी बैठे हैं, सचिव रॉ बैठे हैं, सभी लोगों के अनेक काम हैं, परंतु सप्ताह में एक निश्चित समय हमें इस लड़ाई के लिए इंगित करना पड़ेगा। एक छोटा सा का वर्टिकल आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनाना पड़ेगा। इसका रिव्यू और रिपोर्टिंग की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, तभी जाकर हम ये लड़ाई को लड़ सकें। विगत 5 सालों में हमने 3 पिलर्स पर ये लड़ाई को बिल्डअप करने का प्रयास किया था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए थे और इंफॉर्मेशनल रिफॉर्म भी किए थे। जागरूकता के लिए भी बहुत काम किया था और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े थे। मैं इसीलिए शुरू में ही बधाई दिया देश भर के इस लड़ाई के सभी सिपाहियों को, क्योंकि हमारे सामने इसके आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक हैं। जब्त ड्रग्स 2004 से 13 तक का जो ड्रग्स जब्त किया गया 1,52,000 किलो था और 2014 से 24 में एक समान कालखंड के अंदर 10 साल में 1,52,000
किलो के सामने 5,43,000 किलो ड्रग्स हमने जब्त किया है। मतलब 3 गुनी सफलता हमें प्राप्त हुई। और जो ड्रग का कीमत था वो 5,933 करोड़ था और 14 से 24 में 5,933 करोड़ के सामने 22,000 करोड़ से ज्यादा मूल्य का ड्रग हमने पकड़ा है। क्वांटिटी भी बढ़ी है, क्वालिटी भी बढ़ी है और हमने एक प्रकार से कई सारे नेटवर्क को ध्वस्त भी किया है। मैं इसको बारीकी से देखता हूं, मुझे मालूम है कई नामी अनामी ये लड़ाई के सिपाहियों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ड्रग के खिलाफ लड़ाई और ड्रग के दूषण के बहुत सारे पहलू हैं। सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारी भविष्य की पीढ़ी को एक खोखला करने का काम करता है। इसके अंदर घोर निराशा, आरोग्य के ढेर सारे प्रश्न और पूरे परिवार की एक प्रकार से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ड्रग का एक आदि नागरिक जनरेट करता है। इसके साथ साथ ड्रग का जो बिजनेस है वो अब नार्को टेरर के साथ ही जुड़ गया है। तो देश की सुरक्षा के लिए भी सबसे गंभीर खतरा ड्रग की कमाई से आने वाला पैसा बना हुआ है। हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने के लिए ढेर सारे अवैध आर्थिक व्यवहार के चैनल्स भी इससे पुख्ता हुए हैं और ढेर सारी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन आए हैं। बाद में कुछ समय के बाद वो केवल ड्रग का बिजनेस नहीं करते हैं, गैरकानूनी हवाला का बिजनेस करते हैं, गैरकानूनी तरीके से देश के धन को देश के अर्थतंत्र की चार कॉर्नर के बाहर ले जाने का काम करते हैं और ढेर सारे टैक्स चोरी के काम भी इसी में से उत्पन्न होते हैं और ये मल्टी लेयर्ड क्राइम बन गया है। इसके लिए भी हमें इसको बहुत मजबूती से और सख्ती से निपटने की जरूरत है। ग्राउंड लेवल के मोहरों को आगे रखकर क्राइम सिंडिकेट के मास्टरमाइंड तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे ये नहीं होगा। मैं सभी एजेंसियों को और विशेषकर राज्य की पुलिसों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप लक्ष्य ड्रग का उपयोग करने वालों को पकड़ने का न रखिए, ड्रग के कारोबार में जुड़े हुए लोगों को पकड़ने का और नेटवर्क ध्वस्त करने का लक्ष्य रखिए और इसको बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी रिपोर्टिंग सिस्टम में अलग करने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने बार बार टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन पर आग्रह किया है। देश की सीमा पर अगर ड्रग का बड़ा जखीरा किसी पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर या लैंड बॉर्डर पर पकड़ा जाता है तो वो कौन सी पान की दुकान तक जाना था वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त करना है। और किसी पान की दुकान पर बच्चों को ड्रग देने वाला एक व्यक्ति या पान की दुकान पकड़ी जाती है तो देश में वो कहां से एंटर हुआ या कहां बना तब तक के नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन कोई सामान्य गुनाह का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन है। हम छोटे छोटे लोगों को पकड़कर हमें आंकड़े को रिपोर्टिंग करने की आदत अगर डाल देंगे तो मैं नहीं मानता कि लड़ाई को हम सफलता के साथ लड़ पाएंगे। मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात आता जाता रहता हूं, जो मिलने आते हैं वो कॉलोन करने आते हैं उनको भी पकड़ता हूं ड्रग के लिए। तो मैंने गुजरात में कुछ केसेस बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किए। मानो एक फैक्ट्री पकड़ी है तो वहां से कहां तक जाना था ड्रग वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है और कोई खुदरा सामान पकड़ा है तो वहां से मणिपुर की बॉर्डर तक का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा आग्रह है राज्यों के सभी डीजी और चीफ सेक्रेटरी से कि हर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटरिंग अथॉरिटी एक केस का इन्वेस्टिगेशन समझकर संतुष्ट न हो और ये इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बनाए, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का इन्वेस्टिगेशन बनाए। सिंथेटिक ड्रग की समस्या अब देश के बाहर की धरती से हमारी धरती पर आ गई है। अवैध लैब्स ढेर सारे पकड़े गए हैं
मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन और प्रतिरोध करने वाली सभी एजेंसियां एनसीबी से ये जो लैब पकड़े गए हैं इसकी डिटेल लें और अपने अपने राज्य में इस तरह की गतिविधियों को पकड़ने का काम करें। और एनसीबी ने जो अन्य देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ हिस्सेदारी कर जो इंफॉर्मेशन प्राप्त किया है उसको भी आप लें। अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मैरीटाइम रूट्स पर ड्रग का ट्रैफिकिंग पकड़ा गया है, बड़े बड़े केस पकड़े गए हैं। मुझे एक बहुत सीनियर अधिकारी मिले थे, उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से, मैं मतलब ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता, इस तरह से कहा कि साहब ये ड्रग तो मालदीव जाना था, ये ड्रग तो लंका जाना था। भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में 1 ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से 1 ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं देंगे। ड्रग कहीं पर भी जाता है, भारत में उसको गंभीरता से लेना चाहिए और हमारा अप्रोच बहुत गंभीर होना चाहिए। हम इसको मुंह मोड़कर नहीं देख सकते जब तक पूरी दुनिया नहीं लड़ती है। हम दुनिया का हिस्सा है, हम नहीं बच सकते। जब तक ये लड़ाई सभी एजेंसियां और सभी राज्य मिलकर नहीं लड़ते, हम नहीं जीत सकते। हमने लड़ाई को साझा लड़ना चाहिए, साझे तरीके से लड़ना चाहिए और हमारी दरियाई सीमा में तो कोई सवाल ही नहीं है, 0 टॉलरेंस होना चाहिए। हाईसीस में भी जहां हमारा भूमि लगता है वहां से हाईसीस में भी जाने वाले हर कंसाइनमेंट को पकड़ना चाहिए। एनकोड के क्रियान्वयन में मैंने 2014 दिसंबर से बहुत भार दिया है। आंकड़े बड़े उत्साहजनक है और मेरा शुरू से आग्रह था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंगों पर जब तक काम नहीं करेंगे ये लड़ाई हम सफलता से नहीं लड़ पाएंगे। शीर्ष स्तरीय एनकोड समिति, कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सभी के आंकड़े बहुत संतोषजनक है। मेरा आप सभी से अपील है कि ये डिस्कशन का फोरम न बने, ये निर्णय का और रिव्यू का भी फोरम बने। जिला की कमेटी बैठते हैं, ऊपर से दबाव है मुख्य सचिव साहब का, इसलिए कलेक्टर साहब मीटिंग करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जिले ने अपने लक्ष्य तय करने पड़ेंगे और अपने लक्ष्यों का रिव्यू करना कि मेरे यहां से कितने युवा रिहैब सेंटर पर हमने भेजे, मेरे यहां से आर्थिक अपराध के साथ ड्रग का कनाइवेंस कितना केस हमने ढूंढा, कितने केस हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए ऊपर की एजेंसी को दे दिए। मैं समझ सकता हूं आपके जिले के सीमाओं का आपके पास थोड़ा लिमिटेशन होगा, मगर राज्य को दीजिए, राज्य एनसीबी को दे सकता है, अन्य राज्य की ड्रग विरोधी संस्थानों का संपर्क कर सकता है, सेंट्रल एजेंसीज को दे सकता है। पीट एनडीपीएस का उपयोग हमारे डायरेक्टर साहब को बड़ा संतोष था, मगर मैं अभी भी आग्रह करना चाहूंगा ये 10% भी नहीं है। कठोर कानून क्यों बनाए जाते हैं? कठोर कानून एजेंसियों को गुनहगारों के सामने लड़ने के लिए बना है और इसके उपयोग में संकोच नहीं करना चाहिए। और इसकी एसओपी एनसीबी ने अपनी साइट्स पर रखी है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि एक बार इसको देखकर अपने अपने राज्य में थ्रस्ट दें। ये जो बैठकें हैं एनकोड की, वो आउटकम बेस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। फिक्स टारगेट बनाना, इसका रिव्यू करना और स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल रणनीति बनाना। हर जिले का रणनीति इसमें अलग होगा। एक बहुत बड़ा हॉस्टल है तो आपकी रणनीति एक जिले की अलग होगी, एक दरियाई जिला है तो उसकी रणनीति अलग होगी। वहां जैसे कहा हर मछुआरे को नजर रखनी पड़ेगी। एक एयरपोर्ट वाला जिला है उसकी रणनीति अलग होगी। स्थानीय रणनीति जब तक नहीं बनाएंगे और फीडबैक मैकेनिज्म जब तक पक्का नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता इसमें बड़ी सफलता मिलेगी। मेरा आग्रह है कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय एनकोड समिति आउटकम बेस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, लक्ष्य तय करे और लक्ष्यों का कठोरता के साथ, निर्ममता के साथ रिव्यू करे।
लगभग 4,431 एनकोड बैठकें हुई है, 151 राज्य की हुई है। ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। मैं कई बार बोल चुका हूं, मगर रिपीटेशन करना चाहूंगा कि बहुत समय से, अंग्रेजों के समय से हमारी एजेंसियों का एक सूत्र था, नीड टू नो, जितना जरूरत है उतना ही जानकारी दिया जाए। अब हमने ड्यूटी टू शेयर की ओर जाना पड़ेगा। देश स्वतंत्र हो चुका है, हमने हमारी सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। और ड्यूटी टू शेयर का, मैं समझ रहा हूं ये कल्चर बदलते बदलते बड़ा समय लगता है, परंतु मैं मानता हूं कि मैं जब तक हूं मैं प्रयास करता रहूंगा। नीड टू नो से ड्यूटी टू शेयर का एक बड़ा परिवर्तन सभी एजेंसियों ने आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारा त्रिकोणीय प्लान ऑफ एक्शन हम लेकर चले, उसको बारीकी से नीचे तक समझा जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। ड्रग की सप्लाई चेन के लिए हमारा रूथलेस अप्रोच होना चाहिए, डिमांड रिडक्शन के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए, और हार्म रिडक्शन के लिए ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए। ये तीनों काम अलग है और तीनों के लिए हमारा अप्रोच अलग होगा। जब तक ये नहीं करेंगे हम ये लड़ाई को सफलता के साथ नहीं लड़ पाएंगे। मानस पोर्टल का आज लोकार्पण हुआ है, इसके साथ सोशल जस्टिस और बाकी सारे एजेंसियों के पोर्टल को भी जोड़ा गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल, इसकी भी स्थापना हो चुकी है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और ड्रग के विरुद्ध जन आंदोलन के लिए स्पंदन भी, मिशन स्पंदन भी शुरू हुआ है। ये सारे इनिशिएटिव को राज्य और जिला की हर वो इकाई जो इनिशिएटिव को गति दे सकता है उस तक पहुंचाना पड़ेगा। एक संयुक्त समन्वय समिति यहां पर गठित हुए, मेरा आग्रह है कि राज्यों पर भी हो, और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी राज्य स्तरीय बैठक में कठोर रिव्यू हो और वित्त विभाग की सेंट्रल एजेंसियों को सूचित किया जाए। और मेरा वित्त विभाग की सेंट्रल एजेंसियों को भी आग्रह है कि आपके पास भी अधिकार है, ऑनलाइन पोर्टल से कुछ सूचनाएं प्राप्त कर आप सुओ मोटो भी केस ले सकते हैं। इसकी शुरुआत करनी चाहिए। नारकोटिक्स फॉरेंसिक पर राज्य अपने बजट का एक हिस्सा खर्चे, ये बहुत जरूरी है। और बहुत कम समय में, हम बहुत नजदीक है, नारकोटिक्स के प्राथमिक टेस्ट के लिए एक बहुत सस्ती, एक प्रकार से जिसको कह सकते किट भी, स्वदेशी किट है, हम दे पाएंगे, जिससे आपको केस रजिस्टर करने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। और फिर करप्शन के कारण पकड़ा हुआ बड़ा जखीरा भी आटा बनाकर बदल दिए गए कि ढेर सारे उदाहरण इस देश में मौजूद है। तो उस किट थोड़े ही समय में इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इस पर काम कर रही है, और होते ही मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि हमने आगे बढ़ना चाहिए उसमें। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने नशा मुक्त भारत अभियान को बहुत व्यापक किया है, मैं हृदय से उनको बधाई देना चाहता हूं। और सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन और रोटरी, जेसीस, एनसीसी, एनएसएस, इस प्रकार के जितने ऑर्गेनाइजेशन को हम इसमें जोड़ेंगे, मुझे लगता है कि इससे हमारा फायदा बढ़ेगा। एनकोड पोर्टल और निदान प्लेटफॉर्म्स, आप स्वयं एक बार इसको लॉगिन करने वालों की संख्या देखना, आपको भी लगेगा कि इसको ज्यादा पॉपुलर करने की जरूरत है। सिर्फ आपकी एजेंसी में से कितने लोगों ने देखा है, इतने एक बार निकाल लो। आज मानस पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है। मेरा आग्रह है कि सभी सचिवों ने जहां जहां मंत्रालय की रीच है, एक परिपत्र करके मानस पोर्टल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में फिर से एक बार कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के पर मैं आग्रह करना चाहूंगा, और पीट एनडीपीएस के उपयोग पर भी मैं आग्रह करना चाहूंगा। जैसा मैंने बीच में एक सुझाव दिया कि जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, जो बच्चे परिवार से दूर रहते हैं, वो आसानी से इस लत का शिकार बनने की संभावना है, ऐसा आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं। तो इसके लिए इनकी हॉस्टल में जागरूकता,
उनके बिहेवियर में चेंज के आधार पर उनको असिस्टेंस देकर हमने वो बच्चों को आगे न बढ़ जाए इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है शिक्षा विभाग और सोशल जस्टिस विभाग में इसमें एक प्रमुखता से अभियान बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, लड़ाई में एक प्रकार से खुश होने वाले रिव्यू करें तो बहुत अच्छा लड़े हैं, परंतु कठोर रिव्यू करें तो आगे का रास्ता हमारा बहुत बाकी है। गति भी बढ़ानी पड़ेगी, व्यापकता भी बढ़ानी पड़ेगी। गति बढ़ाने में कोई कसर न छोड़े और व्यापकता बढ़ाने के लिए कई साथियों को साथ में लेना पड़ेगा। हर थाने का ये एजेंडा नहीं बनता, हर डिपार्टमेंट का एजेंडा नहीं बनता, तब तक हम सफल नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, अभी भी हम ऐसे कगार पर है कि लड़ाई को हम जीत सकते हैं। अगर 5 साल कहीं न कहीं आलस हो गई तो लड़ाई हमसे आगे निकल जाएगी। मेरा आप सबसे बहुत मन से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझे। हमारी ही लड़ाई है, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए लड़ाई है और आज की पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इसको गंभीरता से लेंगे। फिर से एक बार अब तक जो 5 साल में हुआ है, इस सब के लिए देश भर के सभी ये लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों को, सिपाहियों को मनपूर्वक बधाई और अभिनंदन कर मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गृहमंत्री ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, जिससे ड्रग्स के खतरे को कम किया जा सकता है और उन्होंने सभी विभागों से इसमें सहयोग करने की अपील की और इस लड़ाई में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देखते हैं कांवड़ यात्रा पर क्या कुछ तैयारी है उत्तर प्रदेश में। इस साल के कांवड़ यात्रा के लिए यूपी सरकार ने इस बार सभी होटल और ढाबों के संचालकों को निर्देश दिया है कि अपने होटल के बाहर अपने नाम मोटे अक्षरों में अंकित करें, ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। देखिए उत्तर प्रदेश से विकास सिंह की ये खास रिपोर्ट। सावन का महीना आ रहा है और अब दिखेंगे हमें कांवड़ यात्री। कांवड़ यात्रा लेकर दूर दूर से ये कांवड़ यात्री आते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है। विश्व की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्रा के साथ ही प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आदेश में कहा गया है कि यह फैसला कांवड़ियों में किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन से बचने के लिए लिया गया है, ताकि किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी
खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िये अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िये के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। कांवड़ यात्रा अब से कुछ दिनों बाद 22 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में प्रशासन सड़कों की मरम्मत और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए 72 घंटों के अंदर गड्ढों को भरने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि हर वर्ष 10 से 15% कांवड़ियों की संख्या बढ़ती है। वहीं सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस बार हमने सभी रूट्स की और अब आ रही है नीट मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई की खबर। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने पटना से 4 एम्स के डॉक्टरों को हिरासत में लिया था और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन इसमें शामिल हैं। इनमें 3 डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हीं के आधार पर जो और लोग हैं, जो और संपर्क सूत्र हैं, उन पर भी कार्रवाई की योजना है और इनसे बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद है। नीट मामले में सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई, जो कि खबर आ रही है पटना से एम्स के 4 डॉक्टर्स को जिन्हें पहले हिरासत में लिया था, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन शामिल हैं। इनमें 3 डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो पटना एम्स के 4 डॉक्टर जिन्हें हिरासत में लिया था, उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सीबीआई की नीट मामले में बड़ी कार्रवाई, लगातार सीबीआई इस मामले में कार्रवाई कर रही है और ये जो है ये बड़ी कार्रवाई सीबीआई की पटना से 4 एम्स के डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था। डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन के नाम इनमें शामिल हैं और इनमें 3 डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। तो ये सीबीआई की नीट मामले में बड़ी कार्रवाई। 4 डॉक्टर को, पटना के एम्स के जो 4 डॉक्टर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सीधे दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं और वहां पर जेपी नड्डा उनका स्वागत कर रहे हैं। भाजपा मुख्यालय से ये दृश्य आप देख रहे हैं और ये हम जो बता रहे हैं, ये सीबीआई की बड़ी कार्रवाई की खबर है नीट मामले में, जहां पर सीबीआई ने पटना से 4 एम्स के डॉक्टरों को जिन्हें पहले हिरासत में लिया था, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन के नाम इसमें शामिल हैं और 3 डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। तो सीबीआई की नीट मामले में बड़ी कार्रवाई, जो 4 डॉक्टर्स हैं उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है और ये इस पूरे मामले में एक बड़ी कड़ी बताई जा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं जिन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है सीबीआई की। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है, एम्स के 4 डॉक्टर जिन्हें पहले हिरासत में लिया गया था, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 3 डॉक्टर 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। तो 4 डॉक्टरों को जिन्हें पहले हिरासत में लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया है। नीट मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई।
तो लगातार सीबीआई इस मामले में कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है और ये अब एक बड़ी कार्रवाई, पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, इसे एक बड़ी कार्रवाई सीबीआई की कहा जा सकता है। पहले हिरासत में लिया था, अब ये जो 4 डॉक्टर हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अपने आप में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और डॉक्टर्स भी हैं, तो एक बड़ी कड़ी, बड़ा संपर्क सूत्र इन्हें इस मामले में कहा जा सकता है। देखें, पेपर लीक हुआ और पेपर को किस तरीके से ट्रक से चुराया गया, फिर उसको हजारीबाग में जो एक स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल को पहुँचाया गया, उसके बाद तमाम लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और ये 4 एम्स के जो विद्यार्थी अरेस्ट किए हैं सीबीआई ने। सुबह सीबीआई इनको हिरासत में लेकर सुबह से ही पूछताछ कर रही थी। इनके लैपटॉप वगैरह जब्त किए गए थे, कई सारे कागजात सीबीआई को मिले थे। इनका जिस जगह पर ये एम्स में, जिस परिसर में रहते थे, वहाँ पर उसको सील कर दिया गया और लंबी पूछताछ के बाद इन चारों जो जिनको हम स्टूडेंट कहेंगे, क्योंकि 3 इसमें फर्स्ट ईयर के हैं और एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जो एम्स में है, उनको अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता है और सीबीआई उस चैन तक पहुंच गई है कि कहां से पेपर लीक हुआ और किन किन लोगों ने सॉल्व किया। अब सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि सीबीआई के सामने जो चुनौती है, अब ये चुनौती है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, किन किन राज्यों के लोग शामिल हैं, ये जो पेपर है, नीट का जो पेपर है, किन किन लोगों तक पहुँचा था और ये लोग किन किन लोगों की टच में थे। तो अब उसी को लेकर जो सीबीआई है इनसे पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के बाद जो नई जानकारी सीबीआई को मिलेगी, सीबीआई अगला कदम उठाएगी। लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि सीबीआई को एक बड़ी सफलता मिली है। पेपर को चुराने से लेकर और पेपर को सॉल्व करने तक की जो चैन है वो सीबीआई ने अब सामने रख दी है। कह सकते हैं कि सीबीआई ने उस चैन को पकड़ लिया है। बिल्कुल नीरज, ये भी बताया जा रहा था जो डॉक्टर्स पेपर सॉल्व कर रहे थे उनमें कुछ और डॉक्टर्स भी शामिल थे। तो ये जो अब सीबीआई को एक सफलता मिली है, उससे जो आगे की जांच है उसमें कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रगति होने की संभावना है। देखिए, बिल्कुल प्रगति होगी और आप देखें कि इन चारों स्टूडेंट को जो एम्स में थे, जब इनको गिरफ्तार किया है और एम्स के जो तमाम अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये चारों जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी मेधावी हैं और कह सकते हैं कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इनका नाम था और ख़ास तौर से एम्स की पढ़ाई में ज़्यादातर ये टॉप आते थे। और यही कारण है कि इन स्टूडेंटों को जो नीट का जो पेपर जिन लोगों ने आउट किया था या जो सॉल्व करवाने वाला गैंग शामिल था, इन्हीं स्टूडेंटों को एक बड़ी रकम ऑफ़र की गई थी और उसी रकम के फेर में ये जो स्टूडेंट है जो एम्स में पढ़ रहे थे वो इस लालच में आ गए और इसके बाद उन्होंने इस काम को किया। अब भले ही इनको गिरफ्तार कर लिया है और सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि केवल 4 लोग ही हैं। इनकी कौन सहायता कर रहा था, इन तक कौन पेपर पहुंचा रहा था, पेपर सॉल्व करने के बाद कौन कौन व्यक्तियों तक वो पेपर पहुंचा था और क्या ये चारों ही उस पेपर सॉल्व करने में शामिल थे, इसकी भी पड़ताल सीबीआई कर रही है। तो इनसे जब पूछताछ होगी, लंबी पूछताछ होगी, सीबीआई इन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद जो सीबीआई के पास जिन लोगों को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था उनके आमने सामने बैठाकर इनके साथ पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उन कड़ियों को भी जोड़ा जाएगा जो कड़ियां अभी बाकी हैं। और सीबीआई का ये कहना है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं और उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, कई मायनों में एक बड़ी सफलता। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो सीबीआई की जो है वो एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है। और अब आगे बढ़ेंगे, लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। और इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे इस खास बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।